नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रबर के दाम 3 सालों की ऊंचाई पर हैं। वहीं अगर भारतीय बाजारों में देखा जाए तो RSS4 के दाम और कुछ एक और वेराइटीज में हमने 200 रुपए प्रति किलो तक के लेवल्स पहुंचते हुए देखे। ऑफकोर्स हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डेफिसिट है। भारतीय बाजारों में बारिश के कारण अभी ऑफ सीजन बनता हुआ नजर आया है, लेकिन आगे यहाँ पर किस तरह की मांग, कैसी कीमतें रह सकती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शशि सिंह। मिस्टर सिंह, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्राइसेस पे ही आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो तेजी है, भारतीय बाजारों में हमने अच्छी खासी बढ़त पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर आते हुए देखी है। क्या रीजंस देखते हैं और यहाँ से अब आगे प्राइसेस इंडियन मार्केट्स में कहाँ जा सकते हैं? थैंक यू मनीषा जी। प्राइजेस ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है 200 ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है और प्राइजेस थोड़ा और ऊपर जाएंगे। एज यू नो, एज यू ऑलरेडी सेड ऑल्सो, आपने अभी एक बताया भी कि जो टैपिंग रुक जाती है मानसून के सीजन में या कम हो जाती है, जिसकी वजह से और डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बन जाती है, तो थोड़ा प्राइस और ऊपर जाने का चांसेस है अभी रबर इंडस्ट्रीज में। मिस्टर सिंह, कोई प्राइस व्यू यहाँ पर देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा 202 के आसपास हम यहाँ पर हैं और कई सालों के बाद हमने वो स्तर आते हुए देखे हैं। कितनी और तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से इंडस्ट्री को है? कम से कम 5% और बढ़ने का चांस है यहाँ, 5 से 7%, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस $2.38 हो गया है, जो कि अगर हम कस्टम ड्यूटी वगैरह अप्लाई करने के बाद 250 के आसपास पहुंच जा रहा है। तो प्राइस फर्दर इंक्रीमेंट इज देयर। जी मिस्टर सिंह, ऑल्सो सामने डिमांड किस तरह की है? बिकॉज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स इस तरह से आ रही थी कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं टायर ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ से हमने फॉरवर्ड बाइंग भी यहाँ पर आते हुए देखी है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगले 2-3 महीने टैपिंग नहीं है। तो क्या स्ट्रॉन्ग खरीदारी है ऑन ग्राउंड? यस, स्ट्रॉन्ग खरीदारी है और डिमांड जो पिछले सालों में कुछ 13 लाख टन की थी एनुअल, जो अभी 14,16,000 टन पहुंच गई है। तो इसके वजह से भी ये डिफरेंस बना रहेगा। मिस्टर सिंह, हम ऑलमोस्ट देखते ही हैं कि कई सालों से जिस तरह की भारत की प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है। इंपोर्ट यहाँ पर करना ही पड़ता है। तो लैंडेड कॉस्ट रबर की किस तरह से है? वही आपने आपको बताया मैंने, 2.38 USD है, जिसके ऊपर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे और 25% कस्टम ड्यूटी और अदर टैक्सेस वगैरह जोड़ते हैं तो आपको 250 के आसपास लैंडिंग कॉस्ट पड़ जाती है। यानी कि 202 हमारी कॉस्ट है और 250 लैंडेड कॉस्ट है। तो इन एनी केस यहाँ पर कोई भावों में गिरावट तो है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की स्थिति है, फिर चाहे वो चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहाँ पर भी रबर को लेकर कुछ कंसर्न ज़रूर जताई गई हैं। तो इंडिया एज एन इंडस्ट्री इसे कैसे देख रही है? नहीं, वहाँ पे भी काफ़ी डिमांड बढ़ गया है। कई सारी टायर कंपनीज ने अपना प्लांट एक्सटेंशन किया है, वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया है। डिमांड ऑटोमोटिव में है तो टायर का रिप्लेसमेंट मार्केट में भी काफ़ी है। सो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट नेचुरल रबर पे बहुत तेज़ी से पड़ता है और ये प्राइस फर्दर इंक्रीज ही रहेगा। रिडक्शन का चांस अभी इमीडिएट फ्यूचर में दिख नहीं रहा है। जिस तरह के डेटा मैं पढ़ रही थी मिस्टर सिंह, वहाँ से जताया जा रहा है कि 2021 ऑनवर्ड्स ग्लोबल बाजारों में एक डेफिसिट के साथ यहाँ पर रबर पे काम होता हुआ नजर आया है। क्या ये ट्रेंड आप आगे भी चलता हुआ देखते हैं? प्रोग्रेस, आप अगर इंडियन मार्केट में अगर आप बात करें तो बहुत कुछ गवर्नमेंट कर रही है। नए सेक्टर्स को, नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर पे काफी कुछ फोकस किया जा रहा है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत डिमांड सब प्रोडक्ट सप्लाई यहाँ पे बन सकती है अच्छी इंडिया में। बट यस, देयर इज अ डेफिसिट वर्ल्ड ओवर और इट इज अप टू द मार्क, लाइक मिस्टर व्हाट इज सिंह टोटल। जी, जितना टोटल रिक्वायरमेंट है उतना ही टोटल प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड ओवर, तो ये फर्क तो रहेगा हमेशा। यानी कि कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री या बफर स्टॉक एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री के पास नहीं है। मिस्टर सिंह, नहीं, ये तो नेचुरल रबर की बात हुई और हमने देखा है कि प्रॉक्सीज भी आती हुई। ऑफ कोर्स जहाँ पे नेचुरल रबर की यूजेज है वहाँ पे सिंथेटिक नहीं आ पाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ किस तरह का कैटेगराइजेशन और मार्केट शेयर आप दोनों का देखते हैं? अभी टोटल रबर मार्केट जो है वर्ल्ड का, वो है $45 बिलियन एंड विच इज प्रोजेक्टेड टू बी $72 बिलियन। 72.5 बिलियन डॉलर 2031 तक है। और टोटल मार्केट इंक्लूडिंग नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर, ओके। और विद ग्रोथ ऑफ 5.4%। एंड उसमें से नेचुरल रबर जो है आपका, उसका अभी का टोटल बिजनेस है 16.5 बिलियन डॉलर। और जो अभी आगे 2031 में $25 बिलियन पहुंचने का चांस है। सो ग्रोथ तो यहाँ पे काफी तेजी से है।
तो ये डिमांड और सप्लाई के बीच में ये गैप बना रहेगा और ये इससे इसीलिए मार्केट थोड़ा सा अपर हैंड भी रहेगा। सो आपको लगता है मिस्टर सिंह कि यहाँ से तेजी की ही उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह के पिछले 4-5 साल रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स या रिम्यूनरेशन हमने रबर एज एन इंडस्ट्री को आते हुए नहीं देखा। आई मीन 140, 150, 160 के रुपए प्रति किलो के लेवल्स पिछले कई सालों में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब फाइनली 200 पे आया है और आप कह रहे हैं यहाँ पर स्थिर रहेगा, यहाँ से ऊपर भी जाएगा। तो रबर एज एन इंडस्ट्री को आप देखते हैं कि अब प्रॉफिटेबिलिटी में आती हुई, और दूसरी बात क्योंकि अब नई सरकार यहाँ पर आ चुकी है, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, फर्स्ट 100 डेज का एजेंडा बनाया जा रहा है, तो एज एन इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से? इंडस्ट्रीज का एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे नेचुरल रबर है वैसे नेचुरल रबर लेटेक्स भी इंडिया में बनता है और इंपोर्ट होता है, और उसके ऊपर ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी जो है वो है 70% प्लस अदर 8%, 78% इम्पेक्ट करता है। वो हमारा गवर्नमेंट से रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल हैंड ग्लव्स जो बनते हैं वो जब हम सार्क कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 0% ड्यूटी है फिनिश प्रोडक्ट। जब हम लेटेक्स इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 78% के आसपास टोटल एक्सपेंस हो जाता है। तो वो प्राइजेस जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो ट्रबल फेस कर रहा है। मैक्सिमम लोग इंपोर्ट करके और लोकल बेचना शुरू कर दिए इससे। तो आत्मनिर्भर भारत का जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का प्लान है उसको सक्सेस करने के लिए इस एरिया में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। ऑलराइट, तो जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको क्लोज यहाँ पर क्लियर करना होगा, सही करना होगा, और एक्चुअली ऐसा केस काफ़ी सारे सेक्टर्स में भी है और रबर भी इसी लाइन में है कि उसको अगर करेक्ट किया जाए तो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद ये यहाँ पर आगे जाके रहेगा। जहाँ तक नेचुरल रबर की बात है, ऑफकोर्स नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, भावों में चढ़त देखने को मिली है, और जिस तरह की अवेलेबिलिटी है और सामने उसकी मांग है, लगता यही है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के चलते यहाँ पर रबर के भावों में और तेज़ी एक्सपेक्टेड है। मिस्टर सिंह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए और काफ़ी डिटेल में हमें पूरा रबर सेक्टर समझाने के लिए भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात हम यहाँ पर खाने के तेलों की करेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी उठापटक है प्राइसेस को लेकर, जानेंगे यहाँ पर क्या फंडामेंटल्स हैं और स्ट्रैटेजीज। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और अब हम बात करेंगे यहाँ पर खाने के तेलों की, जहाँ पर पिछले एक महीने में भाव 15% तक चढ़े हैं, ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के थ्रू जाना जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कीमतों को लेकर क्या स्थिति है, मॉनसून से लेकर मांग तक क्या नज़रिया है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। मिस्टर मेहता, हाय, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी सरसों की रिपोर्ट पढ़ रही थी, जहाँ पर फाइनल नंबर्स अब यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। इससे पहले कि हम प्राइसेस पे जाएं और किसी और खाने के तेल पर जाएं, उसी पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। अब फाइनल नंबर्स आ चुके हैं, ज़्यादा ही हैं, क्या हैं ये नंबर्स सबसे पहले? और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी जताती हैं कि किसान अब नहीं बेच रहे हैं सरसों जब तक प्राइसेस यहाँ पर इंप्रूव नहीं होते। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल सरसों की मार्केट? देखिए, पहले तो जो क्रॉप नंबर निकाला था कुछ 120 लाख के, जो मार्च में था, मार्च अप्रैल में। अभी जो बाद में जो हीट पड़ी उसके वजह से ईल्ड के काफी कमजोरी हुई, खास करके राजस्थान, एमपी और हरियाणा में। तो टोटल क्रॉप वी रिवाइज्ड डाउनवर्ड बाय अबाउट 5 lakhs. Now we stand at about 115.8 lakh ton compared to 120.8 lakh earlier. तो 5 लाख का क्रॉप नीचे किया है। जहां तक अब किसान का सवाल है, अगर आप देखें तो अराइवल स्लो डाउन हुआ है। उसके दो रीजन है, एक तो क्रॉप नंबर कम है, दूसरा नाफेड हाफ ने कम से 27-28 लाख टन माल ले लिया, उसके गोडाउन में चला गया है। और तीसरा अभी लास्ट एक महीने में जो प्राइस ऊपर जा रही है, जो बिलो एमएसपी था 5,650 से नीचे 5,400 था, आज 6,200 हो गया पर क्विंटल। तो किसान भी ऐसा सोचता है, क्यों मैं आज बेचूं, इतनी जरूर भाव ऊपर अभी फिर से ऊपर जाने की शुरुआत हो गई है, तो बेटर आई सेल स्लो। जब भाव गिरते तो जल्दी बेचते हैं, और अभी भाव ऊपर चल रहा है तो किसान की भी एक मनोवृत्ति ऐसी रहती है कि जब भी भाव ऊपर जाता है तो धीरे धीरे बेचता है, कभी एक साथ में नहीं बेचता है। तो 2-3 रीजन है, एक तो क्रॉप नंबर कम हुआ है, ट्रेड में तो और भी नीचे बोल रहा है, पर ये तो हमारी जो प्योरली और सर्वे बेस पे है, साइंटिफिक सर्वे करके उसका निकाला है। दूसरा जो एरावेल स्लो डाउन हुआ है वो भी एक बैरोमीटर। एंड तीसरा ये है कि प्राइस ऊपर जा रही है उसके वजह से। हाँ जी मैम।
तो ये तो बात हुई सरसों की, जहां पर फसल हल्की सी कम है, ऑफ कोर्स पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, साथ ही साथ आवक कम हुई है, किसान होल्ड भी कर रहे हैं और फाइनली भाव यहां पर एमएसपी के ऊपर आए हैं बहुत समय तक डिस्ट्रेस रहने के बाद। लेकिन सिर्फ सरसों की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि बाकी खाने के तेल के प्राइसेस भी ऊपर गए हैं। चाहे हम सोयाबीन की बात करें, सनफ्लावर की बात करें, यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। बात अगर पाम की जाए तो अपने लोज से हमने यहाँ पर भी बढ़त आते हुए देखी है। माना यह जा रहा है कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में यहाँ पर सप्लाई कम होने की बात है, जो सप्लाईज हैं वो ओवरऑल यहाँ पर घटती हुई नजर आई हैं। इंडियन मार्केट्स की स्थिति इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं? पहले तो जो एक रिपोर्ट आई है कि 15% एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ गई, वो जनरलाइज नहीं है। खाली सोयाबीन और सनफ्लावर के रेट बढ़े हैं जी। पाम के रेट नहीं बढ़े। अगर आप देखें एक महीने में पाम फक्त $25 ही बढ़ा है, करेक्ट। ताकि सोया और सनफ्लावर $100 से $120 बढ़ा है। पर माहौल ऐसा बना है कि सारे तेल 15% महंगा हो गया, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, अभी जो देखे कि लोकल मार्केट में भी जो भाव बढ़ा है, सॉफ्ट ऑयल सन सोया का बना है, उसके वजह से मस्टर्ड पे इम्पैक्ट आया है। पाम के भाव इतने नहीं बढ़े हैं, रादर पाम सस्ता थोड़ा हुआ है, वो एक फर्क है, वो भी है क्योंकि पाम की अराइवल और इंडिया में आज 65% वी आर यूजिंग पाम, 35% हमारा सॉफ्ट ऑयल है, इंपोर्ट में भी है। तो नेचुरली पाम की जब तक इम्पैक्ट नहीं आएगी तब तक भाव में फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी बात रहे आगे की, पहले भी बताया था कि जून के बाद थोड़ी मार्केट तेज होने वाली है, सारे पंडित लोग भी बोल रहे थे और हो रहा है। और ये वो एक अच्छा भी है, अभी सोइंग का वक्त आ रहा है, अगर थोड़े दाम तेज हो गए किसान को भी तो एनकरेजमेंट मिलेगी और ज्यादा सोइंग करेगी। नहीं तो एमएस के बिलो जो भी मसला चल रहा था, तो ऐसा लगता था कि इस साल किसान खरीफ में भी सोयाबीन या तो ग्राउंडनट छोड़ के दूसरे और ऑयल सीड में चले जाएंगे। और सोयाबीन में तो किसान ने मार खाया है, किसान ने। हो सकता है इस बार सोयाबीन का क्रॉप कम है। खासकर आज ही मेरी बात होती गुजरात में, गुजरात में ग्राउंडनट का भाव एक रेट बढ़ने वाला है और सोयाबीन जो लाकर 2-2.5 लाख एकड़ हुआ है सोयाबीन का गुजरात में, वो वहां से लोग वापस आ रहे हैं कि सोयाबीन में एक्सपेक्टेशन था, वो रेट नहीं मिला है। और वही एमपी में भी हुई है, राजस्थान में भी। तो अगर उसके चॉइस है तो सोयाबीन से थोड़ा शिफ्ट होके दूसरे क्रॉप में, जैसे तुअर है, पल्सिस में, उसमें चले जाएंगे। जी हाँ, मैं एक्चुअली मिस्टर मेहता कुछ कॉटन के व्यापारियों से भी यहाँ पर बात कर रही थी और वो भी कह रहे थे कि जिन किसानों से उनकी बात हो रही है तो कॉटन वाले लोग भी यहाँ पर ग्राउंडनट में जा रहे हैं, तो क्लियरली ग्राउंडनट में ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट इस बार लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम फॉरवर्ड मंथ्स की यहाँ पर बात करें मिस्टर मेहता, तो ऑफकोर्स काफ़ी सारा सस्ता ऑयल इंडियन मार्केट्स में आया है और अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि इंडियन इंपोर्टर्स के लिए भी फायदे की बात है ये। लेकिन अब जिस तरह के प्राइसेस हैं, आपको लगता है इन प्राइसेस पर भी अच्छा खासा इंपोर्ट होने की एक्सपेक्टेशन है? नहीं, देखिए, अगर मई महीने का कल हमारा डेटा भी रिलीज हो गया, कम से कम 15 लाख टन मई महीने में इंपोर्ट हुआ है। ओके। तो भी एक प्रेशर डालेगी जो लोकल प्राइस पे अभी चल रही है, जब भी डेटा बाहर आ जाएगी, कम से कम 45% ज्यादा आया लास्ट ईयर अगले महीने प्रीवियस मंथ से। और तो उसका भी इम्पैक्ट कल आएगा कि प्राइस पे आएगी कि भाई इतना ज्यादा इंपोर्ट आया है मई महीने में, तो थोड़ा दैट विल आल्सो पुट अ प्रेशर ऑन द प्राइस ऑफ द एडिबल ऑयल्स। आप कह रहे हैं 45% मंथ ऑन मंथ ज्यादा आया है प्रीवियस मंथ से, अप्रैल के महीने से 45% मई में ज्यादा इंपोर्ट आया है। हाँ जी। ओके, तो मंथ ऑन मंथ इतना बड़ा इंपोर्ट इंडियन मार्केट्स में आया है, काफी बड़ा है। मगर जो भी आगे की जो आप बात पूछ रही है, आगे की हो सकता है कि साइडलाइन थोड़ा मार्केट स्ट्रांग हो जाए और एक अच्छा है, अगर थोड़ा ऊपर चलेगा तो किसान को भी फायदा होगा और सोइंग में भी फर्क पड़ेगा। और अब तक हमने कंज्यूमर की ऑलवेज देखा है, कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, कभी किसान का भी सोचना पड़ता। और जो आज आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, किसान के ऑयलसीड फार्मर को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं। तो अगर 2 पैसा ज्यादा भी गया, थोड़ा महंगा भी तेल हुआ तो फर्क नहीं पड़ता है। और अभी महंगा नहीं है तेल, आज सारे तेल 100 रुपए के करीब है, 100-100, तो एक रिजनेबल प्राइस लेवल पे है। क्या आप चाहते कि 60-70 रुपए में तेल मिले और किसान को क्या मिलेगा तब फिर?
ऑलराइट, उस सवाल का अज्यूमिंग काफ़ी सारे कंज्यूमर्स काफ़ी सारे तरीके के जवाब भी देना चाहते होंगे, लेकिन एक फाइनल सवाल मिस्टर मेहता, आप अब क्योंकि जिस तरह से मानसून की प्रोग्रेस है, आपको क्या लगता है किस तरह से बुआई की प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी? ऑफ कोर्स ये तो अलग डिबेट है कि कहाँ बुआई का इलाका बढ़ेगा, कम होगा, कौन सी क्रॉप ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन जिस तरह की मानसून की प्रोग्रेस है, आप उससे कैसे देखते हैं फसलों के लिहाज से? डेफिनेटली मानसून की प्रोग्रेस बड़ा अच्छा हो रहा है। ओके। ऑनसेट हुआ 3 दिन पहले हुआ केरला में, बम्बई में आए और अभी स्प्रेड हो रहा है, आगे गुजरात में भी एक पहुंच गया है। तो डेफिनेटली दिस अ गुड सिग्नल। ओनली माय वरीज इज अबाउट कि भाई अभी बारिश तो आ गई, पर देयर शुड नॉट बी ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द पीरियड। अगर 15 दिन महीने का बीच में ड्राई स्पेल आ गए जुलाई अगस्त में, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एट द मोमेंट। अगर जैसे अभी बारिश है और हर 15 दिन पे बारिश 4 या 5 या 6 राउंड चाहिए, वो जो आते रहेंगी, यू कैन एक्सपेक्ट ए रिकॉर्ड क्रॉप। जी। तो शुरुआत तो अच्छी हुई है। लेट्स होप कि भाई और भी टाइमली बारिश आती रहेगी और ड्राई स्पेल नहीं आए बीच में। एब्सोल्युटली। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से और डिटेल से वो सारा एडिबल ऑयल हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली इंपोर्ट्स अच्छे खासे हुए हैं, वो एक नंबर याद रखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर खाने के तेलों के प्राइसेस में हमने बढ़त आते हुए देखी है, लेकिन बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर सनफ्लावर और सोयाबीन में बनती हुई नजर आई है और सरसों फाइनली अपने MSP के ऊपर कारोबार करती हुई। ये तो बात हुई खाने के तेलों की, लेकिन अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन और SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, क्योंकि हम एग्रो की बात यहाँ पर बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे यहीं पर व्यू लेना चाहेंगे। ओवरऑल सेक्टर को अब आप कैसे देखते हैं और आपके टॉप ट्रेड्स कहाँ हैं? नमस्कार मनीषा जी। जहां तक एग्रो कमोडिटीज का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि काफी दायरे का कारोबार यहाँ देखने को मिल रहा है, चाहे वो ग्वार कॉम्प्लेक्स हो या मसाला कॉम्प्लेक्स हो या कॉटन सीड ऑयल केक हो या केस्टर सीड हो। हम जिस तरह से यहाँ पे ऑन टाइम मानसून की जो न्यूज आई थी उसके बाद से एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की कीमतों में काफी गिरावट आई है और उसका असर कुछ हद तक भारतीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। ऐसे में कॉटन सीड ऑयल केक यहाँ पे काफी एक अच्छे जो है रेंज पे आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2680 के आसपास बाई की सलाह रहेगी। 2645 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर 2770 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। वहीं टर्मरिक हम देख रहे हैं कि काफी दायरे में बना हुआ है, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है इंटैक्ट है। तो टर्मरिक यहाँ पे अगस्त वायदा में अगर 17,500 के स्तर मिले तो वहां पे बाइंग की रणनीति बना के चल सकते हैं। 17,100 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 18,400 तक के लक्ष्य रखे जाते। तो ये तो एग्री की बात हुई और नॉन एग्री का तो इंतजार आज की US फेड मीटिंग का अनाउंसमेंट का होगा और ऑफ कोर्स US के इन्फ्लेशन डेटा भी आज शाम को आने हैं। इस बीच प्रियांक, आपकी टॉप ट्रेड स्ट्रैटेजीज यहाँ पर आज के लिए थोड़े मीडियम टर्म के लिहाज से कहाँ होंगी? गुड इवनिंग निशा जी। जिस तरह से आपने बताया कि आज CPI का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो कीनली वॉच्ड रहेगा एंड इट इज फॉलोड बाय फेड का जो मिनट्स फेड मीटिंग का जो नतीजे आएंगे उससे कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन क्लैरिटी आएगा। मेरा ये मानना है कि एक थोड़ा बहुत डॉविश स्टेटमेंट्स आने चाहिए फेड की तरफ से, तो एक रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बुलियंस एंड बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो सिल्वर में हमारी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 88,500 88,400 ये एक अच्छे सपोर्ट्स है, वहां पे बाई किया जा सकता है। 86,900 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और फिर से हम एक बार रैली में 92,93,000 तक का एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं कॉपर में भी अराउंड अभी 860 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। अगर करेक्शन मिलती है मे बी अराउंड 855 जोन से एक अच्छे अट्रैक्टिव जोन है, वहां पे बाई किया जा सकता है। 845 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड फिर से हम रैली 880 टू 890 और लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आती हुई आज का बाजार थोड़ा सा तेज भी है, इवन एज US का डेटा और प्रेस मीट है आज शाम को यहाँ पर फेड की। उसके बावजूद हमने देखा है कि कुछ बहुत यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार। कच्चे तेल पर आपका व्यू लेना चाहेंगे और मनोज जी आपका पहले, क्योंकि मैं अभी एक सिटी की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसका कहना है कि कच्चे तेल के प्राइसेस $60 तक यहाँ पर क्रैश कर जाएंगे। ऑफकोर्स हम नित नई रिपोर्ट्स और उसके जस्टिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं, लेकिन आपकी क्या सेंस है? नहीं मनीषा जी, इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। कल ही हमने देखा है कि जो EIA का जो मंथली रिपोर्ट आया था, साथ ही OPEC का आया था, तो EIA ने यहाँ पे जो वर्ष 2024 में जो कंजम्पशन के फिगर्स है वो 2 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ाए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत हो चुकी है, बैंक ऑफ कनाडा ऑलरेडी कर चुका है, ECB कर चुका है और अब यहाँ पे US फेड की तरफ से भी काफी उम्मीदें हैं।
तो अगर यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से कंजम्पशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी गिरावट की यहाँ पे संभावना नजर नहीं आती है। WTI $72 हम देख रहे हैं कि काफी समय से ये होल्ड कर रहा है। एक दायरा अभी 72 से $80 का बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि ऑन द डाउन साइड 72 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने रहेंगे। $80 अगर यहाँ निकलते हैं, फेड की तरफ से कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो फिर हम ऑन द हायर साइड $84 तक भी जो है कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो बड़ी गिरावट नहीं है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना करके रखना चाहिए। अभी वर्तमान में यहाँ पे 6440 अच्छे सपोर्ट्स है। गिरावट आए तो वहां पे बाय करके चलें 6350 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6650 से 6700 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ सिटी की जो रिपोर्ट है वो 2025 की बात करती है, तो नियर टर्म में आपको कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है। खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आगे बरकरार रह सकती है। प्रियांक, गैस के प्राइसेस कैसे देखेंगे आप, क्योंकि छोटी कमोडिटी है लेकिन बढ़त के साथ यहाँ भी कारोबार? नेचुरल गैस प्राइसेस में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 130 से जो रैली आई है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अभी 255 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। तो जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बुलिश टेरिटरी में ही है। तो यहाँ से जो भी करेक्शन आता है बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। करेक्शन में अगर 240 के आसपास आते हैं तो वो एक अच्छे सपोर्ट से 225 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड फिर से मुझे लगता है कि ये नेचुरल गैस के प्राइसेस हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 300 के प्लस देख सकते हैं। एनर्जी पैक एंड फायर है, यहाँ पर खरीदारी के साथ ही काम करना है। मेटल्स में प्रियंका, आपने ऑफकोर्स कॉपर की यहाँ पर बात की है, लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं वहाँ पर क्या सेंस है? क्योंकि अगर हम इस हफ्ते को देखें, अगर एक्चुअली हम पिछले 2 हफ्तों को भी उठा के देखें तो अपने हाईज से तो सभी मेटल्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं। नियर 1 मंथ लोज के आसपास किस तरह यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी मेटल्स में जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक में यहाँ पर क्या करने की राय? देखिए, हमें एक क्वांटम भी देखना चाहिए कि जो बेस मेटल्स में हमने रैली देखी थी ऑलमोस्ट, अगर मैं जिंक की बात करूं 200 210 से 280 285 तक के लेवल्स देखे, फिर उसके बाद ये करेक्शन आया है। मेरा मानना है ये क्या हेल्दी करेक्शन है, बुल ट्रेंड इंटैक्ट है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की ही सलाह रहेगी। 245 240 एक मेजर सपोर्ट दिखता है, तो वो जब तक होल्ड करता है फिर से हम जो रीसेंट हाइस बने थे 280 285 के आसपास, वहां तक एक रैली एक्सपेक्ट करते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। एल्यूमिनियम की भी बात करूं तो अभी 232 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं। नियर टर्म जो सपोर्ट दिखता है वो अराउंड 228 226 जोन्स का है, वो इंटैक्ट रहता है। तो फिर से एक हम रैली एक्सपेक्ट करते हैं टुवर्ड्स 245 250 जोन्स। ये तो बात हुई मेटल्स की, जहाँ पर एक रेंज हम आपसे शेयर करी है यहाँ पर प्रियांक ने। लेकिन मनोज जी, इसके साथ साथ ही जिस तरह से रुपए में गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन जिस तरह के रिकॉर्ड लो हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, ऑफ कोर्स जब से वो OTC मार्केट, रादर जो फ्यूचर्स मार्केट है वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आई है, रेंजेस यहाँ पर कमज़ोर हैं। लेकिन जिस तरह की मूवमेंट है जो कि नीचे की तरफ है, इसे कैसे रीड करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रुपये में हम देख रहे हैं और मुख्य वजह यह है कि हमने डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। जिस तरह से यूरो में पिछले 3 सेशन में गिरावट आई है, तो उसका साफ तौर पे जो सपोर्ट है वो डॉलर को मिला है और सामने सारी जो करेंसीज है, पीयर करेंसीज, वो वहां पे वीकनेस आती हुई नजर आई है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल अगर हम इंडिया की बात करें तो स्ट्रांग है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल दायरे में बना हुआ है, तो यहाँ पे बड़ी चिंता का विषय नहीं है। हमारा मानना है कि 83.80 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा डॉलर के लिए रुपये के सामने। तो अगर यहाँ 83.80 के स्तर मिलते हैं तो वहां पे फिर एक बार बिकवाली करके चला जा सकता है। 84.10 का स्टॉप लॉस रखें। 3 से 4 सेशन में फिर एक बार हम 83.40 83.30 वहां तक आते हुए देखेंगे। फेयर पॉइंट दैट। तो आज ऑफकोर्स रुपए में ऑलमोस्ट ना के मात्र काम होता हुआ, लेकिन वो रेंजेस यहाँ पर आपसे मनोज जी ने शेयर करी हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी एंड प्रियंका, आप दोनों का ही साथ देने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।